अच्छा, तो आज हमारे पास टॉपिक है एसक्यूएल सर्वर के अंदर वर्किंग विद कर्सर। ठीक है, देखो पिछले लेक्चर के अंदर हमने कर्सर की थ्योरी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब ये जो लेक्चर है ये उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन पार्ट है। ठीक है, मतलब उसी वीडियो का ये सेकंड पार्ट है जिसके अंदर हम कर्सर को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने इसके प्रीवियस वाली वीडियो, इसके पीछे वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख लें जिसके अंदर हमने कर्सर के बारे में सारी चीजें डिटेल में देखी थी। ठीक है, सारी थ्योरी उसकी डिटेल में कवर की थी कि कर्सर की डेफिनेशन क्या है, उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ठीक है, वेज कितने हैं, ये सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर के अंदर कवर कर ली है। तो आज हम देखेंगे इसका प्रैक्टिकल। ठीक है, तो देखो प्रैक्टिकल आपको तभी समझ में आएगा जब इसकी थ्योरी आपको क्लियर होगी। ठीक है, तो इसलिए आप पीछे वाली वीडियो देख लें, क्योंकि अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आपको ये वाला लेक्चर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, कर्सर क्या होता है, एक टेम्पररी मेमोरी होती है, टेम्पररी वर्क स्टेशन होता है जो कि हमारा एसक्यूएल डेटाबेस सर्वर उस कर्सर मेमोरी को बनाता है। ठीक है, और उस कर्सर मेमोरी के अंदर हम क्या करते हैं, हम अपना कोई टेबल स्टोर करते हैं। ठीक है, और जब हम अपना टेबल, कोई भी रिजल्ट सेट या डेटा सेट या टेबल जब भी हम कर्सर मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं तो क्यों स्टोर करते हैं, क्योंकि हमें उस टेबल के अंदर रो बाय रो मैनर में ऑपरेशन परफॉर्म करवाने पड़ते हैं। इसके लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कर्सर का। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया था एसक्यूएल कर्सर इज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो कर्सर है आप इसको टेम्पररी मेमोरी भी कह सकते हो, टेम्पररी वर्कस्टेशन भी कह सकते हो, और इसको डेटाबेस ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इस कर्सर के अंदर हम क्या करते हैं, हम अपना कोई डेटा सेट, ठीक है, कोई टेबल स्टोर करवाते हैं और फिर उस टेबल में से कर्सर के थ्रू अपना डेटा रो बाय रो, मतलब हर रो को इंडिविजुअल क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस कर ली थी। ठीक है, तो अगर किसी को कर्सर के बारे में नॉलेज नहीं है तो पहले आप हमारी प्रीवियस वीडियो देखो, उसके बाद आप इस वीडियो पर आओ। ठीक है, देखो ये मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो हम इस लेक्चर के अंदर करेंगे प्रैक्टिकल, तो वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा लास्ट क्लास में मैंने आपको एक डायग्राम बताई थी, उसको मैं यहाँ पे रिपीट कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको दोबारा से वो रिकॉल हो जाए, उसके बाद हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल के ऊपर। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, कर्सर क्या है, कर्सर ये एक टेम्पररी मेमोरी है। ठीक है, मतलब एक टेम्पररी ब्लॉक है जो कि कौन बनाता है, हमारा एसक्यूएल डेटाबेस सर्वर बनाता है। और फिर क्या होता है, हमारे पास कोई टेबल होता है जिसके साथ हम मैनिपुलेशन परफॉर्म करवा रहे हैं, जिसके ऊपर हम रो बाय रो मैनर में ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अगर मुझे रो बाय रो मैनर में अपने टेबल के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं तो मुझे लाजमी अपने उस टेबल को कहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा, किसी कर्सर के अंदर स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि कर्सर के पास ही कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो कि हमें रो बाय रो, मतलब हर इंडिविजुअल रो के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करवाने की सलाहियत देते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, कर्सर हम डिक्लेयर करते हैं सबसे पहले और उसके अंदर हम अपना टेबल जो है, डेटा सेट जो है वो हम स्टोर करते हैं, और फिर जब कर्सर के अंदर हमने अपना टेबल स्टोर कर लिया फिर हम उस टेबल के अंदर जितनी भी रोज हैं उसके ऊपर रो बाय रो मैनर में हम क्या करवा सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं उसकी हर इंडिविजुअल रो पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस की थी। तो अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल के ऊपर और बात करते हैं कि हम कर्सर को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं, ये सारी चीजें अब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ अपने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, मैं न्यू क्यूरी विंडो ले लेता हूँ। ठीक है, न्यू क्यूरी पे सिलेक्ट करते हैं और देखो मेरे पास यहाँ पे एक डेटाबेस सेलेक्टेड है जिसका नाम है प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस डेटाबेस में यूज करूंगा और इसके अंदर मेरे पास एक टेबल है। पहले मैं आपको उसका टेबल दिखा देता हूँ। ठीक है, उस टेबल का नाम है एम्प्लॉय। ठीक है, इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आके इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो आपको ये टेबल नजर आ रहा होगा, 1 2 3, मतलब इसके अंदर 3 कॉलम्स हैं। पहला आईडी है, नेम है और फिर एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग डेट है। ठीक है, ज्वाइनिंग डेट एंड टाइम यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास तकरीबन कितनी रोज हैं, तकरीबन 9 रोज हैं। ठीक है, मतलब देखो आईडीज अगर आप नोटिस करो 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद देखो 8 के बाद 9 नहीं है। ठीक है, 9 के बाद डायरेक्ट क्या है, 10 है। सही है, तो ये हमारे पास तकरीबन 9 एम्प्लॉयज इस टेबल के अंदर मौजूद हैं। और अगर मुझे इसके अंदर रो बाय रो मैनर में
ठीक है, मुझे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, कोई डीएमएल ऑपरेशन मतलब इंसर्ट अपडेट डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा कर्सर। ठीक है, तो इस टेबल के ऊपर मतलब इस टेबल को मैं यूज करूंगा अपने कर्सर के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि कर्सर को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं। अच्छा देखो, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको टाइप्स ऑफ कर्सर्स के बारे में बताया था कि दो टाइप्स होती हैं, इम्प्लिसिट कर्सर होता है, एक्सप्लिसिट कर्सर होता है। देखो, इम्प्लिसिट कर्सर तो ऑटोमेटिकली आपका एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस बना लेता है, ठीक है, जब भी आप डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। लेकिन हम यहाँ पे जो अपना कर्सर डिक्लेयर करेंगे, जो हम खुद से करेंगे, जो डेवलपर खुद से करता है, वो होता है एक्सप्लिसिट कर्सर। और इस लेक्चर के अंदर जो मैं आपको कर्सर बनाना सिखाऊंगा, उसके साथ काम करना सिखाऊंगा, वो कौन सी टाइप के अंदर आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास सेकंड टाइप के अंदर, जिसका नाम है एक्सप्लिसिट कर्सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं और देखते हैं कि एक्सप्लिसिट कर्सर को बनाने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए हम कौन कौन से स्टेप्स का यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन अ एसक्यूएल कर्सर लाइफ साइकिल। ठीक है, सबसे पहला स्टेप आपके पास क्या होता है, सबसे पहला स्टेप है आपके पास डिक्लेयरिंग कर्सर। ठीक है, मतलब कर्सर को डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसका मैं साइंटेक्स आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो हम आते हैं अपने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में। तो देखो, सबसे पहले मुझे क्या करना है, अपना कर्सर यहाँ पे डिक्लेयर करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कीवर्ड यूज करूंगा डिक्लेयर का, और उसके बाद मैं अपने कर्सर का नाम रखूंगा। देखो, मैं अपने कर्सर का नाम यहाँ पे रख रहा हूँ माय कर्सर। ठीक है, तो ये माय कर्सर क्या है, मेरे कर्सर का नाम है। उसके बाद कर्सर का कीवर्ड आप यहाँ पे यूज करोगे, और फिर उसके बाद आप यहाँ पे एक और कीवर्ड यूज करोगे स्क्रॉल, और उसके बाद फॉर। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो, मैंने डिक्लेयर का कीवर्ड यूज किया, फिर अपने कर्सर का नाम सेट कर दिया, फिर कर्सर का कीवर्ड यहाँ पे देना है, और फिर उसके बाद स्क्रॉल फॉर। स्क्रॉल फॉर के बाद हम क्या देते हैं, अपना वो टेबल, अपना वो रिजल्ट सेट जो मैं अपने कर्सर के अंदर स्टोर करवाना चाह रहा हूँ। तो देखो, मैंने आपको क्या बताया कि मैं ये वाला जो टेबल है, जिसका क्या नाम है एम्प्लॉय टेबल, मैं इसको यूज करूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसी लाइन को हम कॉपी करते हैं यहाँ से, और मैं फॉर के आगे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसका जो भी ये हमारे पास एम्प्लॉय का जो भी रिजल्ट सेट है, वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, वो इस माय कर्सर ऑब्जेक्ट के अंदर, जो कि कर्सर का ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि कर्सर के अंदर लाजमी आपको कोई ना कोई रिजल्ट सेट स्टोर करवाना पड़ता है, जिसके ऊपर आप रो बाय रो मैनर में क्या करते हो, ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हो। ठीक है, तो ये देखो, इस स्टेप में मैंने क्या किया, अपना कर्सर डिक्लेयर किया, और जो भी टेबल था, रिजल्ट सेट था, उसको मैंने अपने इस कर्सर ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करवा लिया। उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप, देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या कह रहा है, ओपनिंग कर्सर। अ कर्सर इज ओपन फॉर स्टोरिंग डेटा रिट्रीव फ्रॉम द रिजल्ट सेट। मतलब मैंने अपना कर्सर यहाँ पे बना लिया, अब मुझे इस कर्सर को ओपन करना है। सेम उसी तरह जिस तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, वेब डेवलपमेंट के अंदर आप अपना डेटाबेस के साथ कनेक्शन मेंटेन करते हो, उसके बाद कनेक्शन को ओपन करते हो और क्लोज करते हो, सेम उसी तरह मुझे यहाँ पे क्या करना है, अपने कर्सर को ओपन करना है, और जब मैं सारा काम कर लूंगा तो उसके बाद मुझे कर्सर को क्लोज भी लाजमी करना है। तो देखो, कर्सर को ओपन करने के लिए मैं ओपन का कीवर्ड यूज करूंगा, और फिर अपने कर्सर का नाम। देखो, मैंने अपने कर्सर का नाम क्या रखा है, माय कर्सर। तो देखो, इस लाइन पे क्या हो जाएगा, हमारा कर्सर ओपन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैं इस कर्सर के अंदर कौन सा टेबल स्टोर कर रहा हूँ, ये एम्प्लॉय वाला। ठीक है, मतलब मुझे एम्प्लॉय के अंदर जितनी भी रोज हैं, उसको वन बाय वन, रो बाय रो मैनर में उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। और ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए हमारे पास कर्सर के साथ बहुत सारे मेथड्स आते हैं। ठीक है, वो मेथड्स मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी डिटेल में बताए थे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ, क्योंकि उन्हीं मेथड्स को मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो, ये मेथड्स है हमारे पास, मेथड्स ऑफ कर्सर, जिसके अंदर नेक्स्ट है। नेक्स्ट मतलब कि अगर मेरे पास पहला रिकॉर्ड है, मुझे पहले रिकॉर्ड के बाद अपने नेक्स्ट रिकॉर्ड के पास जाना है, नेक्स्ट रो के पास जाना है, तो मैं यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करूंगा, नेक्स्ट का। फिर इसी तरह अगर मुझे पिछले रिकॉर्ड पे जाना है वापस, तो मैं प्रायर मतलब प्रीवियस, ठीक है, प्रीवियस का मेथड यूज करूंगा। फिर अगर मुझे फर्स्ट रिकॉर्ड देखना है, मतलब अपने टेबल का, अपने कर्सर के अंदर जो भी मेरा टेबल है, उसका सबसे पहला रिकॉर्ड देखना है, तो मैं फर्स्ट का मेथड यूज करूंगा। फिर उसके बाद लास्ट, मतलब अगर मुझे अपने टेबल का, जो कि कर्सर के अंदर मौजूद है, उसका सबसे लास्ट रिकॉर्ड देखना है, ठीक है, तो मैं लास्ट का मेथड यहाँ पे यूज करूंगा। फिर देखो एब्सोल्यूट, देखो एब्सोल्यूट के आगे क्या लगा हुआ है, एन। एन का मतलब कि एब्सोल्यूट के बाद हम कोई वैल्यू पास करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास अभी मेरे टेबल के अंदर 9 रोज हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे फॉर एग्जांपल 7th रो को एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट के आगे क्या पास कर दूंगा, 7 पास कर दूंगा। ठीक है, तो
जो भी आप वैल्यू पास करोगे उस पोजीशन के ऊपर जो भी रो है वो आपको रिटर्न करके देगा। कौन सा मेथड? ये एब्सोल्यूट एन मेथड, ठीक है। फिर देखो लास्ट मेथड है आपके पास रिलेटिव एन। देखो रिलेटिव एन के अंदर ना हम पॉजिटिव वैल्यू भी पास कर सकते हैं और नेगेटिव वैल्यू भी पास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैंने एब्सोल्यूट के अंदर क्या पास किया था, 7, तो 7 के ऊपर जो भी रो है वो हमें एक्सेस हो जाएगी। फिर उसके बाद मैं रिलेटिव के अंदर यहाँ पे n में पास करता हूँ -2, ठीक है। इसका मतलब 7 के अंदर से आपने -2 करना है और फिर जब आप 7 में से -2 करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 5। तो 5 के ऊपर 5 पोजीशन के ऊपर जो भी रो होगी वो आपको ये रिलेटिव एन गेट करके देगा, ठीक है। देखो एब्सोल्यूट में 7 पास किया था, रिलेटिव में आके मैंने -2 पास कर दिया, तो -2 करूंगा तो मतलब 5, तो 5 पोजीशन के ऊपर जो भी रिकॉर्ड है वो आपको रिट्रीव हो जाएगा। सेम इसी तरह अगर मैंने यहाँ पे 7 रिकॉर्ड इंसर्ट किया है, मैं यहाँ पे वैल्यू पास करता हूँ +2, ठीक है, मतलब 2 पास करता हूँ यहाँ पे, तो 7 के अंदर 2 प्लस करो 9, तो 9th पोजीशन के ऊपर जो भी रिकॉर्ड है वो हमें क्या हो जाएगा? एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो अब इनको वन बाय वन हम यूज करते हैं। अच्छा, यूज करने से पहले मैं आपको एक यहाँ पे बात बता दूं। देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कर्सर को यूज करते हैं तो उसको दो तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। दो तरीके होते हैं हमारे पास कर्सर को यूज करने के। पहला होता है विद कर्सर वेरिएबल्स और दूसरा होता है विदाउट कर्सर वेरिएबल्स। देखो अभी जो मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करवा रहा हूँ वो मैं करवा रहा हूँ इस सेकंड वे के थ्रू। मतलब अभी जो मैं आपको कर्सर का प्रैक्टिकल वर्क समझा रहा हूँ वो मैं विदाउट कर्सर वेरिएबल्स के थ्रू समझा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो देखो पहले स्टेप पे मैंने अपना ये कर्सर डिक्लेयर किया, उसके अंदर टेबल स्टोर करवा दिया, फिर अपने कर्सर को ओपन कर लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे कर्सर का एक मेथड यूज करता हूँ। सबसे पहले मैं कीवर्ड यूज करूंगा फेच, और उसके बाद मैं यहाँ पे मेथड यूज कर रहा हूँ फर्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं फ्रॉम के बाद मैं अपने कर्सर का नाम दे दूंगा। मैंने अपने कर्सर का नाम क्या रखा है? माय कर्सर, ठीक है। देखो मैं कौन सा मेथड यूज कर रहा हूँ? फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो कौन सा मैं मेथड यूज कर रहा हूँ? ये थर्ड वाला जिसका नाम क्या है? फर्स्ट, ठीक है। तो देखो फर्स्ट के अंदर क्या होगा? फर्स्ट के अंदर आप देखो कि हमारा ये जो टेबल है इसके अंदर सबसे पहला रिकॉर्ड कौन सा है? यहाँ पे देखो फर्स्ट के ऊपर जैन। इसका मतलब ये लाइन हमें कौन सी रो रिटर्न करके देगी? ये फर्स्ट वाली रो जो कि जैन वाली है वो हमें रिटर्न करके देगी, ठीक है। अच्छा, फिर मैं यहाँ पे कहता हूं अब मैंने क्या किया? 2 स्टेप्स कर लिए, बल्कि 3 स्टेप्स कर लिए। पहले मैंने डिक्लेयर किया अपना कर्सर, फिर कर्सर को ओपन किया, फिर अपने कर्सर के ऊपर जो भी मैंने ऑपरेशन परफॉर्म करवाना था मेथड्स के थ्रू, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे काम कर लिया। अब मुझे क्या करना है? देखो थर्ड स्टेप में क्या था? फेचिंग कर्सर, ठीक है। और ये जो मैं थर्ड पॉइंट में यहाँ पे आपको बताया मैंने, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? अपने कर्सर को फेच कर रहा हूँ, ठीक है। कर्सर में से क्या फेच कर रहा हूँ मैं? फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट रो में यहाँ पे फेच कर रहा हूँ। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं? फेचिंग कर्सर। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है? व्हेन अ कर्सर इज ओपन, जब आपका कर्सर ओपन हो जाता है, रोज कैन बी फेच्ड फ्रॉम द कर्सर वन बाय वन और इन अ ब्लॉक टू डू डेटा मैनिपुलेशन, ठीक है। देखो मैंने अपना कर्सर ओपन कर लिया और अब मैं रोज कैसे फेच कर रहा हूँ? वन बाय वन, ठीक है। मतलब रो बाय रो मैनर में मैं फेच कर रहा हूँ। और रो बाय रो मैनर में मैं फेच कैसे कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे एक मेथड यूज कर रहा हूँ जिसका क्या नाम है? फर्स्ट, ठीक है। तो ये मेरा थर्ड स्टेप हो गया। इसके बाद चौथे स्टेप में मुझे क्या करना है? चौथे स्टेप में मुझे यहाँ पे अपने कर्सर को क्लोज करना है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे? द कर्सर शुड बी क्लोज्ड एक्सप्लिसिटली आफ्टर डेटा मैनिपुलेशन, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो थर्ड स्टेप में मैंने अपनी डेटा मैनिपुलेशन कर ली, मतलब जो भी ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करवाना था वो मैंने करवा लिया। अब मुझे क्या करना है? अपने कर्सर को क्लोज करना है, ठीक है। सेम उसी तरह जिस तरह से हम अपना डेटाबेस का कनेक्शन क्लोज करते हैं या ओपन करते हैं, तो यहाँ पे मैं कीवर्ड यूज करूंगा क्लोज, और उसके बाद मेरे कर्सर का क्या नाम है? माय कर्सर, वो मैंने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया चौथा स्टेप। फिर इसका लास्ट स्टेप, क्योंकि टोटल इसके अंदर 5 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। सबसे लास्ट स्टेप क्या है? डी एलोकेटिंग कर्सर, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी हम कर्सर बनाते हैं, ठीक है, तो मतलब एसक्यूएल सर्वर का ये जो डेटाबेस है, ठीक है, ये क्या करता है? कर्सर को मेमोरी एलोकेट करता है, ठीक है, और उसके साथ साथ हमारी कुछ सिस्टम की रिसोर्सेज भी उसके साथ जोड़ लेता है। तो जाहिर बात है जब मेरे कर्सर का काम खत्म हो गया तो मुझे क्या करना है? उसकी जो भी मेमोरी थी, उसके साथ जो भी रिसोर्सेज जुड़े हुए थे, उन सबको क्या करना है? डिलीट करना है, डिस्ट्रॉय करना है, खत्म करना है, ठीक है। तो यही चीज इस पॉइंट के अंदर यहाँ पे बता रहा है। तो मुझे क्या करना है? अब अपने इसी कर्सर को डीएलोकेट करना है, और ये हमारा 5वां और लास्ट स्टेप होता है। तो देखो मैं यहाँ पे कीवर्ड यूज करूंगा डीएलोकेट, ठीक है। देखो जब भी आप कीवर्ड लिखोगे तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा, तो ये इस बात की निशानी है।
और फिर मैं अपना कौन सा कर्सर डीएलोकेट करना चाह रहा हूँ, डीएलोकेट का मतलब अपनी मेमोरी से खत्म करना चाह रहा हूँ, वो है ये माई कर्सर। ठीक है, देखो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इस पूरे ब्लॉक को मैं सिलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप इसका रिजल्ट देखना। अभी तक मैंने देखो सिर्फ एक ही मेथड यूज किया है, वो कौन सा मेथड है, फर्स्ट। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आके मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अच्छा, एग्जीक्यूट करने से पहले देखो पहला रिकॉर्ड कौन सा है, यहाँ पे ज़ैन। ठीक है, तो यही रिकॉर्ड हमें क्या होगा, यहाँ पे रिट्रीव होगा। इसको सिलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखो क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पे फर्स्ट रिकॉर्ड मिल रहा है। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ मुझे फर्स्ट रिकॉर्ड जो कि ज़ैन का है, उसके बाद नेक्स्ट रिकॉर्ड चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, उसके लिए मैं यहाँ पे ये पहला वाला मेथड यूज करता हूँ जिसका क्या नाम है, नेक्स्ट। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इसी लाइन को कॉपी करता हूँ। ठीक है, ये वाली जो थर्ड लाइन है, और अपने क्लोज कर्सर से पहले पहले, ठीक है, मतलब जहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ और क्लोज कर रहा हूँ, इसके दरमियान में, मतलब यहाँ पे मैं अपने सारे मेथड्स परफॉर्म करूंगा। तो देखो फर्स्ट हो गया, अब मैं यहाँ पे मेथड यूज कर रहा हूँ नेक्स्ट। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे पहला रिकॉर्ड एक्सेस हुआ था जो कि ज़ैन का था। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे टेबल दिखाऊं, इसको सिलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखो नेक्स्ट रिकॉर्ड कौन सा है, आमिर का। तो इसका मतलब इस लाइन पे हमें कौन सा रिकॉर्ड मिल जाएगा, आमिर का। तो अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पे देखो देखो वन बाय वन रो, मतलब रो बाय रो मैनर में एग्जीक्यूट हो रहा है। तो सबसे पहले ये वाली रो एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद ये वाली रो एग्जीक्यूट हुई। तो देखो इस रो ने हमें क्या रिजल्ट रिटर्न किया, ज़ैन, और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट रो है उसने हमें क्या रिटर्न किया, आमिर। ठीक है, आमिर क्या था हमारे टेबल के अंदर, ज़ैन के नेक्स्ट वाली रो थी। सही है, फिर इसके बाद थर्ड फंक्शन यहाँ पे यूज करते हैं, मेथड यूज करते हैं। फिर देखो यहाँ पे है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल मैं यूज करता हूँ लास्ट, यूज करता हूँ। ठीक है, लास्ट फंक्शन में यहाँ पे यूज करता हूँ, तो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, नीचे हम पेस्ट करते हैं, और अब मैं नेक्स्ट के बाद अपना मेथड कॉल करता हूँ जिसका नाम है लास्ट। ठीक है, तो अब आप देखो हमारा लास्ट रिकॉर्ड कौन सा है, हमारा लास्ट रिकॉर्ड है ये। ठीक है, जिसकी आईडी है 10 और नाम क्या है, एम्प्लॉय का उमर। सही है, तो अब अगर मैं इस पूरे ब्लॉक को सिलेक्ट करता हूँ और हम एग्जीक्यूट करते हैं, F5 करते हैं, तो यहाँ पे देखो अब 3 रोज आपको रिटर्न करके दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो लास्ट में अगर आप देखो, तो देखो सबसे लास्ट रो आपके पास कौन सी है, यहाँ पे उमर वाली रो सबसे लास्ट है और वही आपको रिटर्न हो रही है। ठीक है, देख रहे हो रो बाय रो मैनर में आपके पास सारा यहाँ पे काम हो रहा है। फिर इसके बाद लास्ट के बाद अब मैं यूज करता हूँ प्रायोर। ठीक है, प्रायोर के बारे में मैंने आपको क्या बताया, प्रीवियस। ठीक है, तो देखो हमारे पास लास्ट रिकॉर्ड कौन सा है, अगर मैं आपको अपने टेबल में दिखाऊं। ठीक है, मैं आपको ये अपना टेबल दिखाता हूँ, तो देखो लास्ट रिकॉर्ड हमारे पास कौन सा है, ये वाला, जिसकी आईडी क्या है 10 और एम्प्लॉय का नाम क्या है, उमर। तो देखो 10 से प्रीवियस कौन सा रिकॉर्ड है हमारे पास, ये। ठीक है, जिसकी आईडी क्या है 8 है और नेम क्या है एम्प्लॉय का, अनम। ठीक है, तो देखो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इसी को हम कॉपी करते हैं, नीचे पेस्ट करता हूँ, और अब मैं यहाँ पे जो मेथड यूज करूंगा उसका नाम है प्रायोर। प्रायोर मतलब प्रीवियस। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तो देखो अब मैं इस पूरे कोड ब्लॉक को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आके हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो अब देखो अब मैंने यहाँ पे 4 फैचिंग प्रोसेस यूज किए। तो देखो वन बाय वन सबको दिखा रहा है, और देखो मैंने सबसे यहाँ पे लास्ट में क्या यूज किया, प्रायोर। तो देखो प्रायोर के केस में हमें यहाँ पे क्या रिटर्न करके दे रहा है, अनम। ठीक है, देखो यहाँ पे एक चीज आपने याद रखना है कि आप जो भी अपने कर्सर के अंदर लाइंस दे रहे हो ना, तो हर लाइन के बाद जो भी आप डेटा एग्जीक्यूट करते हो, जो भी लाइन एग्जीक्यूट करते हो, वो आपकी पिछली लाइन के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, मतलब देखो अगर यहाँ पे आप थर्ड लाइन को देखो, इस पे मैंने अपना लास्ट रिकॉर्ड रिट्रीव किया था। लास्ट रिकॉर्ड कौन सा था, ये वाला। ठीक है, 10th। ठीक है, 10th आईडी पे जो कि उमर है। तो देखो प्रायोर ने क्या किया, 10 का प्रीवियस, 10 का प्रीवियस क्या बनता है, ये अनम वाली रो जो कि 8 आईडी के ऊपर है। ठीक है, अगर 9 होता तो ये 9 आपको रिट्रीव करके देता। ठीक है, तो इस तरह से ये जो फैचिंग प्रोसेस है ये काम करता है, तो ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। फिर देखो सेकेंड लास्ट मेथड है एब्सोल्यूट एन। ठीक है, एब्सोल्यूट एन का मतलब फिक्स पोजीशन, मतलब एन के अंदर आप जो भी पोजीशन पास करोगे, ठीक है, उस पोजीशन के अंदर जो भी रो है वो आपको रिटर्न करके देगा। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इसी लाइन को कॉपी कर लेते हैं, प्रायोर वाली। ठीक है, और इसको मैं नीचे पेस्ट करता हूँ, और अब मैं यहाँ पे मेथड यूज करता हूँ, ठीक है, जिसका नाम है एब्सोल्यूट। और अब एब्सोल्यूट के बाद एन है, तो मुझे एन में क्या करना है, कोई वैल्यू पास करनी है। देखो मैं पास करता हूँ 4। ठीक है, मतलब मैं कह रहा हूँ फोर्थ रो के ऊपर, फोर्थ पोजीशन के ऊपर जो भी रो है वो मुझे गेट करनी है।
तो देखो अगर मैं टेबल आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊं तो देखो फोर्थ पे कौन है, अली, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे इस लाइन में मुझे अली क्या होगा, अली वाली रो रिटर्न होगी। तो इस पूरे कोड ब्लॉक को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब आप रिजल्ट देखना। तो देखो सबसे लास्ट लाइन देखो आप, ठीक है, अली की रो हमें यहाँ पे क्या हो गई है, गेट हो गई है। मतलब जो भी आप वैल्यू पास करोगे उसी फिक्स पोजीशन के ऊपर जो भी रो मौजूद होगी वो आपको रिटर्न करके देगा। और यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो, देखो हर रिजल्ट सेट में आपको एक एक रो दिखा रहा है। यही कॉन्सेप्ट है कर्सर का कि रो बाय रो मैनर में वो आपको डेटा रिट्रीव करके देता है, ठीक है। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पे जो लास्ट मेथड है, रिलेटिव एन, ठीक है। देखो रिलेटिव एन के बारे में मैंने आपको बताया था कि आप इसमें पॉजिटिव वैल्यू भी पास कर सकते हो और आप इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू भी पास कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले मैं पॉजिटिव वैल्यू पास करके दिखाता हूँ। देखो मैंने एब्सोल्यूट के अंदर यहाँ पे क्या पास किया है, 4, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मेथड पहले यूज करता हूँ रिलेटिव, ठीक है, और रिलेटिव के अंदर मैं पास करता हूँ 3। अब इस 3 का क्या मकसद है भाई, देखो मैंने यहाँ पे इस लाइन पे क्या एक्सेस किया था कि भाई 4 पोजीशन के ऊपर जो भी रो है वो मुझे एक्सेस करके दो। तो 4 पोजीशन के ऊपर हमारे पास जो रो थी वो कौन सी थी, अली, ठीक है, अली वाली रो मौजूद थी। अब देखो मैं रिलेटिव में क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 4 के अंदर +3, मतलब देखो मैंने यहाँ पे प्लस लगाया तो नहीं है, ठीक है, मैंने यहाँ पे जस्ट 3 पास किया है। और जब आप माइनस नहीं लगाते तो इसका मतलब है वो +3 होता है, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो देखो अब क्या करेगा, अब वो 4 के अंदर 3 प्लस कर देगा, ठीक है। मतलब देखो 4 ये वाली रो एक्सेस हो रही है ना अभी आपके पास इस एब्सोल्यूट वाली लाइन में। तो इसके अंदर जब मैं 3 ऐड करूंगा, तो जब मैं 3 ऐड करूंगा तो मुझे कौन सी रो मिलेगी, 7th वाली रो मिलेगी, ठीक है। मतलब 7th पे कौन है, नासिर। तो क्या होगा, जब मैं ये रिलेटिव वाली लाइन एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे नासिर वाली रो मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और यहाँ पे आके अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा विंडो को ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। तो देखो अगर आप ये एब्सोल्यूट वाली लाइन देखो, ठीक है, ये क्या कर रहा था, 4th लोकेशन जो कि अली की है वो रिट्रीव कर रहा था। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, फिर मैंने यहाँ पे रिलेटिव के अंदर +3 पास किया। तो उसने 4 के अंदर जब 3 प्लस किए तो रिजल्ट क्या बना, 7, और 7 के ऊपर नासिर था, उसका रिकॉर्ड हमें यहाँ पे फेच हो रहा है। तो देखो ये तो मैंने अभी पॉजिटिव वैल्यू पास किया ना, ठीक है, इसके अंदर। अच्छा अगर मैं यहाँ पे माइनस वैल्यू पास करूं, फॉर एग्जाम्पल देखो मैं कहता हूं -1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो -1 का क्या मतलब, देखो मैंने रिलेटिव से पहले एब्सोल्यूट का मेथड कॉल किया है, ठीक है, और इसके अंदर क्या पास किया था, 4 पे क्या है, अली है, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूं कि भाई 4 के अंदर से आप क्या करो, 1 माइनस कर दो। 1 माइनस करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 3। तो आप देखते हैं कि 3 के ऊपर कौन सा एम्प्लॉय मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे देखो थर्ड में आपको यहाँ पे रिजल्ट नजर आ रहा होगा, सूफियान। इसका मतलब ये जो रिलेटिव वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन, इसके अंदर इस लाइन पे मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, सूफियान वाली रो मिलेगी। तो देखो अब इस पूरे ब्लॉक को मैं सिलेक्ट करता हूं और F5 करके एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो सबसे लास्ट, ठीक है, जो कि हमारी रिलेटिव वाली लाइन थी, उसके अंदर देखो आपको सबसे एंड में क्या मिल रहा है, सूफियान, ठीक है, क्योंकि मैंने -1 किया था। -2 करते तो जो सेकंड पोजीशन के ऊपर होता वो रिकॉर्ड आपको मिलता, ठीक है। तो इस तरह से हम काम करते हैं अपने कर्सर के साथ, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, अभी ये जो मैंने आपको कर्सर का टॉपिक समझाया है प्रैक्टिकली, इसके अंदर मैंने कहीं भी कर्सर वेरिएबल्स का यूज नहीं किया, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि 2 तरीके होते हैं कर्सर के साथ काम करने के, ठीक है। कौन कौन से तरीके होते हैं, विद कर्सर वेरिएबल्स और दूसरा विदाउट कर्सर वेरिएबल्स। अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ये क्या है, विदाउट कर्सर वेरिएबल्स। अब आते हैं विद कर्सर वेरिएबल्स के। हम जब भी कर्सर के साथ काम करेंगे तो हम कर्सर वेरिएबल्स भी बना के काम कर सकते हैं, ठीक है। वो किस तरह से करते हैं वो आप आगे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं कमेंट लगा देता हूँ टॉप पे, ठीक है, मैं यहाँ पे कह देता हूँ विदाउट कर्सर वेरिएबल्स, ठीक है। और अब इस पूरे कोड ब्लॉक को मैं कॉपी करता हूँ और हम नीचे ले आते हैं, ठीक है, कॉपी करके नीचे ले आते हैं, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे कह देता हूँ विद कर्सर वेरिएबल्स, ठीक है। तो अब मैं कर्सर वेरिएबल्स का यूज करूंगा, ठीक है। तो देखो कर्सर वेरिएबल्स का यूज करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि देखो जहाँ पे मैंने अपना ये कर्सर डिक्लेयर किया है, देखो इसके अंदर अभी मैंने क्या किया है, अपने टेबल के सारे कॉलम्स, ठीक है, मैं एम्प्लॉय टेबल से ले रहा हूँ और अपने कर्सर ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। तो देखो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो हमारे पास ये जो
एम्प्लॉय टेबल है, इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम है, आईडी, नेम और ज्वाइनिंग डेट। मैं यहाँ पे ऑल हटाता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई मुझे सिर्फ आईडी वाला कॉलम चाहिए और नेम वाला कॉलम चाहिए। मतलब अपने एम्प्लॉय टेबल में से सिर्फ आईडी और नेम वाले जो कॉलम्स हैं वो मैं अपने इस कर्सर ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करवा रहा हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो ये जो पहली लाइन है जहाँ पे मैं अपना कर्सर डिक्लेयर कर रहा हूँ, इसके बाद अब मैं अपने कर्सर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करूंगा। तो देखो कर्सर वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले डिक्लेयर का कीवर्ड, और उसके बाद जब भी वेरिएबल बनाते हैं तो @ का सिंबल हम यूज करते हैं। और मैं यहाँ पे सबसे पहले कहता हूँ emp id, ये मैं वेरिएबल का मैंने नाम रखा है, और इसकी डेटा टाइप क्या होगी? इंट, ठीक है। तो इंट मैंने यहाँ पे इसकी डेटा टाइप स्पेसिफाई कर दी। और फिर दूसरा मैं वेरिएबल बनाता हूँ emp name, ठीक है। और इसकी डेटा टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग होगी, मतलब varchar होगी, ठीक है। और इसकी लेंथ भी मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल पास कर देता हूँ, 50 पास कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो मैं 2 कॉलम्स रिट्रीव कर रहा हूँ ना अपने टेबल में से, तो तभी मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल्स बनाए हैं। अगर आप 2 से ज्यादा कर रहे हो तो आप 2 से ज्यादा वेरिएबल्स भी बना सकते हो, ठीक है। तो देखो ये अब मैं काम कर रहा हूँ विद कर्सर वेरिएबल्स। तो देखो मैंने यहाँ पे 2 कर्सर वेरिएबल्स बना लिए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अपना ये जो कर्सर है इसको ओपन करूंगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो अब मैं अपने फर्स्ट फेचिंग के अंदर क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे कह रहा हूं फेच फर्स्ट फ्रॉम माय कर्सर, मतलब हमारे कर्सर के अंदर जो टेबल है उसकी फर्स्ट रो को एक्सेस करो। और देखो अब मैं यहाँ पे कह रहा हूं, मैं यहाँ पे कीवर्ड यूज कर रहा हूं इनटू का, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं कि भाई जो भी आप फर्स्ट रो एक्सेस करोगे उनको आपने कौन से वेरिएबल्स के अंदर डालना है? उनको आपने इन वेरिएबल्स के अंदर डालना है, ठीक है। मैंने 2 वेरिएबल्स बनाया ना, एक एम्प्लॉय आईडी बनाया है, ठीक है, और फिर कॉमा लगा के दूसरा वेरिएबल मैंने बनाया एम्प्लॉय नेम, ठीक है, emp नेम। इसकी स्पेलिंग ठीक करते हैं। तो मतलब देखो अब जो भी फर्स्ट रिकॉर्ड कर्सर हमें रिटर्न करेगा वो मैं अपने इन 2 वेरिएबल्स के अंदर पास कर सकता हूं, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास फर्स्ट रो आ चुकी है और मैंने इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर उसको स्टोर कर लिया है। अब मैं इन वेरिएबल्स के साथ कोई भी एक्शन परफॉर्म करवा सकता हूं, मतलब कोई भी डीएमएल ऑपरेशन जिस तरह से इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, वो मैं इन वेरिएबल्स के साथ परफॉर्म कर सकता हूं। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं जस्ट इन वेरिएबल्स के अंदर जो भी डेटा है वो आपको प्रिंट करके दिखाता हूं, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूं, मैं यहाँ पे प्रिंट का ये जो स्टेटमेंट है एसक्यूएल के अंदर इसको यूज करते हैं, और मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट करता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ एम्प्लॉय इज, और इसके साथ मैं कॉन्कैटिनेट करता हूँ सबसे पहले अपनी ये emp id वाला वेरिएबल। लेकिन देखो emp id वाला जो वेरिएबल है, ठीक है, उसकी डेटा टाइप क्या है? उसकी डेटा टाइप है इंटीजर। लेकिन मैं इसको कॉन्कैटिनेट किसके साथ कर रहा हूँ? स्ट्रिंग के साथ कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी? एम्प्लॉय आईडी की डेटा टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, मतलब डेटा टाइप कन्वर्जन करनी पड़ेगी। और इसके लिए हमने पिछला लेक्चर कवर किया हुआ है जिसका नाम है कास्ट फंक्शन, ठीक है। कास्ट फंक्शन हमने पढ़ा हुआ है। अगर किसी को कास्ट फंक्शन के बारे में नहीं पता तो मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर कास्ट वाली वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, और ये जो कर्सर की वीडियो है इसका जो पहला पार्ट है मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो देखो मैं इस emp id को, ठीक है, कन्वर्ट करता हूँ किसके अंदर? varchar के अंदर, ठीक है। और मैं इसकी लेंथ भी डिफाइन कर देता हूँ, मैं कह देता हूँ 50, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे प्रिंट क्या होगा? एम्प्लॉय इज प्रिंट होगा स्ट्रिंग, और इसी के साथ कौन सा स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट हो जाएगा? एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि मैंने अब उस एम्प्लॉय आईडी को यहाँ पे varchar में मतलब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया है। कौन से मेथड के थ्रू? कास्ट मेथड के थ्रू मैंने ये काम किया है। अब इसी के साथ मुझे यहाँ पे दूसरा वेरिएबल कॉन्कैटिनेट करना है जो कि मैंने बनाया है, जिसका क्या नाम है? emp नेम, ठीक है, सही है। तो अब ये वाली जो लाइन है ये मैं हर मेथड की लाइन के बाद इसको पेश कर देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो भी फर्स्ट एम्प्लॉय होगा हमारे इस कर्सर के अंदर उसकी आईडी और उसका नाम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो मैं नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट का मेथड यूज कर रहा हूँ, उसके बाद भी मैं यहाँ पे यही लाइन पेश कर देता हूँ। तो इन दोनों लाइंस में क्या होगा, फर्स्ट एम्प्लॉय के बाद जो नेक्स्ट एम्प्लॉय होगा उसका रिजल्ट मुझे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट वाला ये जो हमारे पास मेथड था इसके बाद भी मैं ये वाली लाइन, प्रिंट वाली लाइन कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मतलब यहाँ पे मुझे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे मुझे मेरे टेबल का सबसे लास्ट रिकॉर्ड क्या होगा, प्रिंट होगा। फिर सेम इसी तरह आते हैं यहाँ पे एंड में, ठीक है, प्रायोर, ठीक है, प्रायोर मतलब लास्ट के प्रीवियस वाला, ठीक है, लास्ट से पहले वाला जो हमारे पास रिकॉर्ड है वो मुझे यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा।
फिर इसी तरह देखो मैंने यहाँ पे पास किया है एब्सोल्यूट 4, ठीक है, तो इसका मतलब जो फोर्थ पोजीशन के ऊपर जो भी रो है वो मुझे एक्सेस हो जाएगी। फिर इसके बाद देखो रिलेटिव के अंदर मैंने आपको बताया आप पॉजिटिव वैल्यू भी पास कर सकते हो और नेगेटिव वैल्यू भी पास कर सकते हो। मैंने अभी यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू पास की है, इसका मतलब फोर्थ रिकॉर्ड के ऊपर जो भी आपके पास रो है उसको फेच करो और उसके अंदर 1 माइनस कर दो। इसका मतलब 4 के अंदर जब 1 माइनस करोगे तो थर्ड पोजीशन के ऊपर जो भी रो होगी वो यहाँ पे आपको एक्सेस हो जाएगी, ठीक है। तो देखो प्रिंट वाली लाइन मैंने हर जगह यहाँ पे पेस्ट कर दी है, ठीक है। तो अब चूंकि मैं यहाँ पे कर्सर वेरिएबल्स के साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कर्सर वेरिएबल्स बनाए हैं, ठीक है, और उन कर्सर वेरिएबल्स के अंदर मैं डेटा कैसे भेज रहा हूँ, यहाँ पे देखो मैंने इनटू का कीवर्ड यूज किया है, ठीक है, और जो भी मेथड हमें रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है मैंने क्या किया है उनको इन वेरिएबल्स के अंदर, ठीक है, ये जो एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम है इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर किया है और यहाँ नीचे आके प्रिंट वाली लाइन में मैंने इन वेरिएबल्स को प्रिंट करवा दिया है। अच्छा देखो ये जो इनटू वाली लाइन है, ठीक है, ये जो इनटू वाली लाइन है ये भी मुझे अपने हर मेथड के आगे इसको कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट रिकॉर्ड है, ठीक है, नेक्स्ट का जो भी रिजल्ट है वो मुझे इन दोनों वेरिएबल्स में यहाँ पे भेजना है और फिर मुझे इन दोनों वेरिएबल्स को यहाँ पे क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है, ठीक है। सेम इसी तरह ये जो इनटू वाली लाइन है ये मैं अपने हर मेथड के बाद इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, लास्ट के बाद में पेस्ट कर दिया, इसके बाद प्रायर के बाद में इसको पेस्ट करते हैं, फिर यहाँ पे मैं एब्सोल्यूट के बाद में पेस्ट करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे आके रिलेटिव के बाद में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। क्योंकि देखो जो भी रिजल्ट आपको मेथड प्रोवाइड करेगा, जिस तरह प्रायर क्या करेगा प्रीवियस रिकॉर्ड आपको ला के देगा, लेकिन उसे इंसर्ट कहाँ पे कर देगा, इन दो वेरिएबल्स के अंदर इंसर्ट कर देगा और उसके बाद उन दो वेरिएबल्स के साथ मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, इंसर्ट अपडेट डिलीट वाला काम कर सकता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे जस्ट प्रिंट वाला काम आपको करके दिखाया है, ठीक है। तो ये काम आपने यहाँ पे लाजमी करना है। तो अब मैं आता हूँ यहाँ पे ये पूरा कोड ब्लॉक, इसको हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, डीएलोकेट तक, और यहाँ पे आके मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये देखो अब आपको यहाँ पे रिजल्ट नजर आ रहा है। अच्छा देखो यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं दिया, तो सबसे पहले हम स्पेस भी दे देते हैं, ठीक है। रिजल्ट तो आपके पास बिल्कुल सही आ रहा है, बस मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया, ठीक है। तो स्पेस के लिए देखो एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम के बीच में मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे इस तरह से इसको कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ। इसी को हम कॉपी करते हैं, ठीक है, नीचे आके यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, फिर और नीचे आते हैं यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये जो लास्ट वाला मेथड था, फिर मैं प्रायर वाले मेथड में ये स्पेस कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ दोनों के बीच में, और फिर हमारे पास ये जो रिलेटिव वाली लाइन है इसके अंदर भी मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब दोबारा इस पूरे कोड ब्लॉक को हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आके मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, F5 करते हैं, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे अगर आप देखो सबसे पहला रिकॉर्ड मैंने क्या फेच किया है, फर्स्ट मेथड मैंने यूज किया है, तो पहला रिकॉर्ड कौन सा है, जैन वाला, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे नेक्स्ट मेथड यूज किया है, तो जैन के बाद कौन सा रिकॉर्ड था, आमिर वाला, वो एक्सेस हो रहा है। और फिर यहाँ पे देखो थर्ड मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, लास्ट वाला मेथड, तो लास्ट में कौन है आपके पास 10 ID जो कि उमर है, ठीक है। और फिर लास्ट से प्रीवियस वाला रिकॉर्ड कौन सा था, मैंने आपको दिखाया था टेबल में, वो है अनम, ठीक है। तो देखो अनम का रिकॉर्ड यहाँ पे एक्सेस हो रहा है। फिर यहाँ पे एब्सोल्यूट के अंदर मैंने क्या पास किया कि भाई फोर्थ पोजीशन पे जो भी डेटा है वो आप इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवाओ और उन वेरिएबल्स को यहाँ पे प्रिंट कर दो। तो देखो यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे कौन है, अली। फिर उसके बाद रिलेटिव के अंदर मैंने आपको बताया आप पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू पास कर सकते हो, मैंने नेगेटिव वैल्यू पास की है। तो देखो सबसे लास्ट के अंदर जब मैंने 4 के अंदर -1 किया तो रिजल्ट क्या आया, 3 के ऊपर कौन सी रो मौजूद है आपके पास, सुफियान वाली रो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, ठीक है। तो ये दो तरीके होते हैं कर्सर के साथ काम करने के, एक तो विद कर्सर वेरिएबल्स और विदाउट कर्सर वेरिएबल्स, ठीक है, ठीक है। तो ये आज हमारे पास टॉपिक था वर्किंग विद कर्सर इन एसक्यूएल सर्वर। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक?